नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज आपसे बात करेंगे एक ऐसे विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति की बारे में जो हरियाणा में पोस्टेड थे, आईएएस थे। 34 साल के उनके आईएएस के कैरियर में 57 ट्रांसफ़र उनको झेलने पड़े। नाम है उनका अशोक खेमका साहब। ऐसा माना जाता है कि अशोक खेमका साहब उच्च आदर्शों को मानने वाले और उसको स्थापित करने वाले व्यक्तित्व रहे। उन्होंने हमेशा ही जो उच्चाधिकारी थे उनकी बात को माना, परंतु कोई पॉलिटिकल प्रेशर वो नहीं मानते थे। ट्रांसफ़र को वो एक सामान्य प्रक्रिया मानते थे, इसीलिए कभी उन्होंने अपने किसी भी ट्रांसफ़र का ऑब्जेक्शन नहीं किया। और फैसला चाहे कितना भी बड़ा वीआईपी हो, उसके विरुद्ध करना पड़ा तो बड़ी दमदार तरीके से उन्होंने उस फैसले को भी किया। और ऐसा व्यक्तित्व रहा कि उनको अगर घर दूर नहीं है उनके ऑफिस से तो वो साइकिल पर भी जाया करते थे। अब सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, मुझे हर बार अपनी ईमानदारी की सज़ा भुगतनी पड़ी, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि मैं लगातार घपलों और घोटालों का पर्दाफाश करता रहा हूँ। चर्चित आईएएस अधिकारी अशोक खेमका का 1991 बैच का हरियाणा कैडर का उनका पोस्टिंग थी। 30 अप्रैल को वो 60 वर्ष की उम्र में रिटायर हुए। वो हमेशा अपनी ईमानदारी, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े रुख के लिए जाने जाते रहे। और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है कि आज मेरा आईएएस कैरियर पूरा हुआ। अपने परिवार, सहकर्मियों और सभी शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके अटूट समर्थन के बिना यह सफ़र संभव नहीं हो पाता। अगर इस सफ़र के दौरान मेरी वजह से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। अशोक खेमका साहब मूल रूप से कोलकाता का रहने वाले थे। उनका जन्म 30 अप्रैल 1965 को हुआ था। उनके पिता शंकरलाल खेमका जूट मिल में क्लर्क हुआ करते थे और आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन किया था। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से कंप्यूटर साइंस में पीएचडी और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस में एमबीए भी किया हुआ था। तो हाईली क्वालिफाइड जिनको माना जा सकता है वो थे। सिविल सेवा में आने से पहले उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में टॉप किया था। 1990 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल परीक्षा सर्विसेज पास की। 91 बैच के आईएएस अधिकारी बने और उन्हें हरियाणा का कैडर अलॉट किया गया था। और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पैदा हुए। 88 में आईआईटी खड़गपुर से बीटेक किया। 90 में इग्नो से इकोनॉमिक्स में एमए किया। फाइनेंस से एमबीए और कंप्यूटर साइंस में पीएचडी की। 93 से हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर बन गए। 57 बार ट्रांसफ़र हुआ उनका, 57 टाइम्स। उनकी सर्विस के दौरान कुल 57 बार ट्रांसफ़र किया गया। इनमें से 8 पोस्ट तो ऐसी रहीं जिनमें 1 माह का भी कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए और ट्रांसफ़र कर दिए गए। उनकी सबसे लंबी पोस्टिंग हरियाणा स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में थी, जहां उन्होंने जुलाई 2008 से लेकर अप्रैल 2010 तक प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्य किया। नहीं माना था सीएम का भी आदेश। 2004 में हरियाणा सरकार ने सेशन के बीच में कई शिक्षकों का ट्रांसफ़र करने का आदेश जारी किया। इसे लेकर अशोक खेमका ने आपत्ति जताई और ओम प्रकाश चौटाला साहब के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सेशन के बीच में शिक्षकों का ट्रांसफ़र बच्चों की पढ़ाई पर असर डाल सकता है। इस घटना के बाद सरकार ने उनकी आधिकारिक कार वापस ली। खेमका साहब ने अगले ही दिन साइकिल से या पैदल सचिवालय जाना शुरू कर दिया। रॉबर्ट वाड्रा केस की लैंड डील रद्द करके वो चर्चा में आए थे। 2012 में खेमका ने गुरुग्राम में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट
हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ के बीच हुए भूमि सौदे की म्यूटेशन को रद्द कर दिया था। वाड्रा कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी के दामाद हैं और जिसके चलते बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना। इस समय खेमका साहब चकबंदी महानिदेशक के पोस्ट पर कार्यरत थे। हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने फौरन उनका ट्रांसफर हरियाणा बीज विकास निगम में महानिदेशक के पद पर कर दिया था। 5 महीने पहले ही मिला था महत्वपूर्ण विभाग। रिटायरमेंट से मात्र 5 महीने पहले उनको हरियाणा सरकार की ओर से परिवहन विभाग में एसीएस का पद में तैनाती की गई थी। वर्तमान में अनिल विज इस विभाग को संभाल रहे हैं। विज साहब ने ही सरकार को पत्र लिखा था खेमका साहब को परिवहन विभाग में लगाया जाए। इससे पहले मुद्रण और स्टेशनरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। परिवहन विभाग में 1994 बैच के आईएएस अधिकारी नवदीप विक्र के स्थान पर खेमका साहब को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो आपने देखा कैसे अपने जीवन के 34 वर्षों के कैरियर में किस प्रकार उन्होंने जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं गवर्नमेंट की, उनके साथ इक्वेशन नहीं बैठता था, अपने आदर्शों से कभी समझौता नहीं करते थे और खूब सारी पढ़ाई, प्रोफेशनल एजुकेशन भरपूर उन्होंने ली थी। और ये शिक्षा भी उनके पास थी कि अपने प्रिंसिपल से समझौता नहीं करेंगे। ये शिक्षा शायद उनके माता पिता ने उनको दी हो या उनके अनुभव से बनी हो, परंतु ऐसा व्यक्ति इंटेलेक्चुअल, पदाधिकारी होने के साथ साथ इंटेलेक्चुअल भी होता है। बहुत कम ब्यूरोक्रेट्स इस प्रकार के आपको मिलेंगे जो इस प्रकार की धारणा और कार्यशैली रखते हों। मैं बधाई देता हूं और उनको ये प्रार्थना करता हूं कि उनका आगे आने वाला जीवन आदर्शमय होगा। इसी प्रकार जैसे उन्होंने 34 वर्ष देश की सेवा की हरियाणा कैडर में रहकर, वो अभी भी जहां भी जाएंगे रिटायरमेंट के बाद, जहां भी वो सेटलमेंट होगी, वो अभी भी देश की सेवा करेंगे और अपने उच्च आदर्शों के कारण वो समाज को दिशा निर्देश भी देते रहेंगे। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षण तक कुछ ना कुछ समाज को, देश को, राज्य को, मोहल्ले को कुछ ना कुछ देता रहता है। चर्चित भले ही रहता हो, परंतु वो नियम अनुसार काम करने वाला व्यक्ति होता है और ऐसा व्यक्ति चर्चित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो बात दूसरी है कि उनके साथ कॉन्ट्रावर्सी जुड़ जाती है। आज की डेट में इस प्रकार के ईमानदार ब्यूरोक्रेट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बल्कि मैं तो सोचता हूँ अगर खेमका जैसा व्यक्ति हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाए तो वो इनमें बहुत बढ़िया सुधार ला सकते हैं। मेरी केंद्र सरकार से प्रार्थना है कि वो दसियों लोगों को, अपने सज्जन मित्रों को, यार दोस्तों को ऑब्लाइज करते हैं, उनको सीटें दे देते हैं, राज्यसभा की दे देते हैं, राज्यपाल बना देते हैं। तो खेमका साहब को भी एक बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाकर देखो भाई साहब, पूरी दुनिया नाज करेगी उन पर और वो ऐसा काम कर देंगे जो देश के लिए नज़ीर भी बन सकता है। ऐसी मेरी भावना है। ऐसा ईमानदार आदमी हमारे इलेक्शन कमीशन में हो, ये सोने पे सुहागा होगा। पता नहीं राज्य सरकार तो नहीं सुनेगी, ना वो सिफारिश करेगी। अगर केंद्रीय सरकार मेरी बात को सुन रही हो तो उनके लिए ये वाला पद सबसे उचित रहेगा और उनका आने वाला जीवन अच्छा हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और वो ठीक प्रकार से अपना जीवन यापन कर पाए। हालांकि उनको पेंशन मिलने वाली है, परंतु भावनाएं ईमानदार व्यक्ति के साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं और दूसरे लोग उनको अच्छे और इज्जत के भाव से भी देखते हैं। इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेंगे और इसी प्रकार की बहुत सारी घटनाएं और बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में आपको जानकारी भी देते रहेंगे। आपसे एक छोटी सी अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे।
हम आपसे किसी फाइनेंशियल गेन की उम्मीद नहीं रखते और ना ही हमें ज़रूरत भी है। हमें ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है आपके मॉरल और मेंटल सपोर्ट की। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाकर वो हमें दे सकते हैं। इसके साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।